हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम देखेंगे, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए, हुंड वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1925 में परमाणुओं की कोषों में कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। कहने का अर्थ ये कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसके सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। साथ ही अर्धपूर्व भरे कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समदिश होते हैं, मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयर अप नहीं होते हैं, वो समान होते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। अब यहाँ देखिए, यस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कब मतलब युग्मित होंगे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा, और पी कक्षक में जब चौथे इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, और डी कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन का, और यह कक्षक में आठवें इलेक्ट्रॉन के भरने के से युग्मन का प्रारंभ होता है। जैसे यहाँ देखिए, आप जानते हैं यस ऑर्बिटल में केवल एक कक्षक होता है, तो इसमें देखिए जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तभी इसमें युग्मन का प्रारंभ होगा। पी कोष में जैसे देखिए 3 कक्षक है, तो 1 2 3 4, इसमें देखिए चौथे इलेक्ट्रॉन का जब भरना शुरू होगा तब ये पेयर अप का हो जाएंगे, चौथा पाँचवा छठवां इलेक्ट्रॉन। डी कोष में 10, इस प्रकार से छठे इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये जब भरे छठे इलेक्ट्रॉन शुरू होगा आगे भरना, तभी इसका युग्मन का प्रारंभ होगा। और यह कोष में यहाँ पे बताया गया, यह उसमें 8वें इलेक्ट्रॉन, मतलब क्योंकि 7 ऑर्बिटल, तो 7 में पहले 1 1 होगा, फिर ये 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरना शुरू होगा ये युग्मित हो जाएंगे। तो यही हुंड के नियम का। अब हम हुंड के नियम के द्वारा ही परमाणुओं की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी देखते हैं। तो परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो हुंड के नियम के अनुसार होता है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में वितरण, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 देखिए कक्षकों में जो होता है इस प्रकार से होता है। तो जब यहाँ कक्षकों में दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो भी है दिखा देंगे। तो या इसको देखिए अलग अलग, ये तीनों ऑर्बिटल का हमने अलग अलग दिखाया, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पेयर अप नहीं है, इसलिए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में मान लीजिए पूछता है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और फिर उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दिखा के आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन परमाणु का उसी तरह से किया गया है। फिर यहाँ हमने फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फिर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को फाइंड। अब देखिए, हम हुंड के नियम के अनुप्रयोग देते हैं। तो जो हुंड के नियम का अनुप्रयोग निम्न है। पहला क्या है, उपकोषों के स्थायित्व का निर्धारण। हुंड के नियम के द्वारा हम उपकोषों की स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। अगर एक ही कोष के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने पर उनके स्थायित्व में भी भिन्नता आ जाती है। उपकोषों के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम निम्न है। देखिए, जो कोष सबसे पूर्ण कम्प्लीटली युग्मित रहेगा उसको सबसे देखिए स्थायित्व रहेगी उसकी, उसके बाद अर्धभरित, उसके बाद अपूर्ण भरित। अपूर्ण मतलब पूरे रूप से उसमें फिलअप नहीं रहेगा या वो भरा नहीं रहेगा कक्षक। और फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में दूसरे कोष की पी कोष का स्थायित्व का घटता हुआ क्रम निम्न है। मतलब जो पी कोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं, तो उसका मतलब किस प्रकार से स्थायित्व होता है। जैसे 2p6 मतलब 6, अगर तीनों ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें युग्मन हो गया है, तो सबसे अधिक कोष का स्थायित्व होगा। फिर 2p3 का, फिर 2p2 या 2p5 या 2p1 या 2p4। इस प्रकार से अर्धपूर्ण तथा अपूर्ण भरित उपकोष सम्मिलित होते हैं, मतलब अर्धपूर्ण रहेगा या पूर्ण भरित, दोनों उपकोष समान होंगे जिससे उनकी ऊर्जा कम होती है। इस कारण से अर्धपूर्ण और पूर्ण भरित कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं। अब यहाँ देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो हुंड का नियम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में, जैसा कि अपने आपको ऊपर बताया है एग्जाम्पल के माध्यम से, तो वही देखिए इसमें बताया कि हुंड के नियम के द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में वितरित करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सल्फर का देखिए हमने किया है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3pp4। अब यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन को हमने कक्षकों में दिखा दिया है। तो कक्षकों में दिखाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं है, और इस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे तो ये नहीं कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, न कि इसमें जाएगा। अब यहाँ तीसरे अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण का निर्धारण। हुंड के नियम के द्वारा हम अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण को निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निर्धारित करेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बताया कि वे परमाणु या अणु या आयन जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे अनुचुंबकीय गुण देते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है उसमें अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होता है।
अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में से हटा लेने पर यह गुण समाप्त हो जाता है। मतलब किसी भी परमाणु या अणु या आयन में अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह युग्मित क्वालिटी शो करेगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, इन सभी में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए प्रतिचुंबकीय गुण। अब ये परमाणु, अणु या आयन जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसे हम प्रतिचुंबकीय गुण कहेंगे। तो वो अणु परमाणु वे प्रतिचुंबकीय गुण को देंगे। अब यहाँ देखते हैं अबाउ नियम के अपवाद। हमने अबाउ नियम का अपवाद आपको नहीं बताया था, तो इसको यहाँ जान लेते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ नियम का पालन नहीं, देखिए जो भी नियम है उसका पालन जो नहीं करेगा वो उसके अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ देखिए क्रोमियम, कॉपर, निविडियम, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, सिल्वर, आलम मतलब सोना होता है, प्लेटिनम आदि। तो यहाँ देखिए हमने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है अबाउ के नियम के अनुसार 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d4, यह अबाउ के नियम के अनुसार है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है, अतः यह गलत है। अतः इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d5, 4s1। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो 3d4 है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, एस से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कारण से एस ऑर्बिटल पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये 3d पे 5, और इस अस्थायित्व तो ज़्यादा हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, इसलिए इस फॉर्म में रहना ये पसंद करेगा। इस कारण से ये अबाउ के नियम का पालन नहीं करता और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ नियम के अपवाद के अंतर्गत रहता है। इसी तरह से और भी जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउ के नियम के अपवाद के अंतर्गत रखा गया है। अब हम यहाँ देखते हैं अगर कोई तत्व धनायन फॉर्म में है या ऋणायन फॉर्म में तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे कहते हैं। देखिए धनायन फॉर्म में है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। सर्वप्रथम उस धनायन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, धनायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर धनायन पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश में से घटा देंगे, और जब बाह्यतम कोश खाली हो जाता है तो उसी पिछले वाले कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब अगर बाहर वाला कोश खाली हो गया तो उससे जो अलग इलेक्ट्रॉन निकलना तो उसको हम पिछले वाले कोश से, इस प्रकार से धनायन का अविष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आयरन पे आप देख रहे हैं 3 चार्ज है, प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो पहले हम आयरन का करेंगे। आयरन का करने के बाद इसको हम व्यवस्थित क्रम में कर लेंगे, व्यवस्थित क्रम करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 3 चार्ज है तो 3 प्लस मतलब कम होता है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन आयरन घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 26 में से 3 जाएगा 23 होगा। यहाँ पे थर्ड का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में से और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से यहाँ हमने निकाल दिया, तो 3d5 का हमने दिखाया। तो यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, जिससे यह अनुचुंबकीय गुण देगा। अगर अनुचुंबकीय गुण भी इसका डिफाइन करना हो तो हमें पता है युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह अनुचुंबकीय गुण देगा, और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी फाइंड हो गई 5। इस प्रकार से आप और भी इसी प्रकार से देखिए ऋणायन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पहले ज्ञात करना है, क्योंकि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब निकालना होगा तो परमाणु क्रमांक में ऋणावेशों की संख्या को ऐड कर देंगे, बस इतना अंतर उसमें हमें घटा देते इसमें हम ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्लोरीन का में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले फाइंड कर लीजिए। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमें पता है 17 होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए 18 हो गया। तो इस प्रकार से क्लोरीन पे -1 चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी क्योंकि सभी में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ 6 है तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हो गए तो युग्मित हो गए, इसलिए युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी और यह प्रतिचुंबकीय गुण को देगा, न कि अनुचुंबकीय गुण को। इस प्रकार से आप ऑक्सीजन पे -2 नेगेटिव चार्ज का देख लीजिए, तो इसमें भी युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी और ये प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। फिर उसके बाद देखिए हमें कुछ मतलब ये है कि कोई भी तत्व का अगर आ गया है कि आउट साइड में इसकी स्थिति की विवेचना क्या है, तो इस मतलब अध्याय में थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि ब्लॉक और आवर्त वर्ग कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करने के लिए सर्वप्रथम उस तत्व के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करना सीख लिए हैं। उसके बाद बिंदुओं का निर्धारण हम करते हैं। तो देखिए ब्लॉक, आवर्त, वर्ग। तो यहाँ देखिए ब्लॉक का निर्धारण करने के लिए तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में बताइए SPDF, जिसको हम उपकोष कहते हैं, उस तत्व का ब्लॉक कहलाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में है तो एस ब्लॉक का, पी में कोष में ज़्यादा पी ब्लॉक का, डी कोष में ज़्यादा डी ब्लॉक का। और आवर्त का निर्धारण करने के लिए जो तत्व के बाह्यतम कोष की संख्या होती है उस तत्व का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो मान होता है वो इसकी आवर्त संख्या होगी। अब यहाँ देखिए वर्ग का निर्धारण, वर्ग के निर्धारण के लिए हम उसके ब्लॉक के आधार पर करते हैं, मतलब जो ब्लॉक उसका निकालेंगे तो उसके आधार पर हम उसके वर्ग का निर्धारण करेंगे। तो देखिए यस ब्लॉक के लिए मतलब कोई तत्व अगर यस ब्लॉक का है तो उसमें उसका वर्ग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे
यस ब्लैक के तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वर्ग संख्या होती है। जैसे मैग्नीशियम में देखिए यहाँ 3s2 है, तो ये कौन से वर्ग में होगा, दूसरे वर्ग में होगा। और ये यस ब्लैक में होगा क्योंकि यहाँ यस कोष है, पीरियड 3 है क्योंकि यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या या कोष की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं जब कोई तत्व यस ब्लैक में स्थित। अब यहाँ देखिए पी ब्लैक, तो पी ब्लैक के तत्वों की वर्ग संख्या निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो पी ब्लैक के तत्व की वर्ग संख्या बराबर बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहाँ देखिए पी ब्लैक होगा क्योंकि यहाँ पी कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है और थर्ड पीरियड होती है, मुख्य क्वांटम संख्या 3 है और ग्रुप यहाँ पे 17 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पी ब्लैक की तत्व की वर्ग संख्या निकालने के लिए बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष मतलब 3s और 3p दोनों का लिया जाएगा और इसमें 10, तो यहाँ पे दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन, 10 यहाँ पे 17, इस प्रकार से ग्रुप 17 होगा। अब यहाँ देखिए आर्सेनिक का हमने लिखा, तो आर्सेनिक आप लोग इसको निकालिएगा, ये आपके लिए एक तरह से कहिए होमवर्क या कहिए मतलब एक तरह से आप करके देखिएगा निकला और ऐसा हुआ आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। और यहाँ देखिए उसको व्यवस्थित क्रम में करने के बाद आप यहाँ देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लैक में जा रहा है तो ये पी ब्लैक का होगा और इसके बाद यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या 4 तो चौथी आवर्त का होगा। अब यहाँ ग्रुप आप निकाल लीजिए, पी ब्लैक का है तो उसके बाद देखिए यहाँ डी ब्लैक का है, तो डी ब्लैक का ये फार्मूला है कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बाह्यतम कोष से पिछले वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों को ऐड करके उसमें से -8 घटा देंगे तो डी ब्लैक की तत्व की वर्ग संख्या आ जाएगी। और देखिए यह करके ये भी फार्मूला एक है और यह ब्लैक के तो सभी तत्व तीसरे वर्ग के ही तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से इतना हमने एग्जाम्पल दिया है जिसको आप हल कर सकते हैं और हमने हल भी किया है। इसको आप हल करके देख सकते हैं हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ मैग्नीज का किया है, फिर कैडमियम का किया है और फिर उसके बाद देखिए नोड। तो नोड किसे कहते हैं, देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शुरू होती है उसे हम नोड कहते हैं या नोडल सतह कहते हैं। तो आप ये नोड की परिभाषा देख लीजिए। फिर देखिए नोड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला कोड़ी नोड, दूसरा त्रिज्यक नोड। कोड़ी नोडों की संख्या जो होती है वो स्मॉल एल होती है, मतलब जब कभी एंगुलर नोड निकालने के लिए आए तो उसको हम एल की वैल्यू से फाइंड कर लेंगे, मतलब एल की जो वैल्यू होगी स्मॉल एल वैल्यू जिसको दिकांशी क्वांटम संख्या कहते हैं वही कोड़ी नोड की संख्या होगी। और किसी कक्षक में त्रिज्यक नोडों की संख्या जब निकालना होगा तो n-l-1 और नोडों की कुल संख्या निकालने के लिए तो n-1, मतलब ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और फिर इसके बाद देखते हैं हम नोडल तल, मतलब नोडल प्लेन किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए परमाणु कक्षक में वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व शून्य होता है नोडल तल कहलाता है। नोडल तल में इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम शून्य होता है। नोडल तल परमाणु के नाभि से ऊपर जाता है, अर्थात वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन शून्य होता है। किसी परमाणु कक्षक में नोडल तलों की संख्या उसके दिगांशी क्वांटम संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ से और ध्यान दीजिएगा, कुल चक्र और चक्र चुंबकीय आघूर्ण ये फार्मूला मतलब पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। किसी परमाणु के कुल चक्र जो होते हैं वो हाफ मुख्य क्वांटम संख्या की हाफ वैल्यू होती है। और यह है जो ये देखिए यहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या नहीं, यहाँ पे अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी इसको ध्यान दीजिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन के चक्र चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं इस फार्मूले से निकाला जाता है n+2। यहाँ भी n जो है अगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना कि मुख्य क्वांटम संख्या, इसको आप समझ। और यहाँ पे देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है चुंबकीय आघूर्ण के मान को बोर मैग्नेटान में व्यक्त करते हैं और n का मान 1 2 3 होने पर चक्र चुंबकीय आघूर्ण के मान इतने होंगे। और यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। कुल चक्रों की संख्या इसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आप इस तरह से फाइंड करेंगे तो चक्र जो होंगे वो अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधे होंगे। तो इस प्रकार से आप फाइंड करिएगा। और आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और अगला चैप्टर हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।